प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ बेसिक्स को देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट्स को देखा। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास जो है ये एक मीडियम है M1 और ये कोई लाइन है जो इस मीडियम को एक और जो दूसरा मीडियम है M2 इसको सेपरेट कर रहा है। मतलब मीडियम M1 और मीडियम M2 को ये इंटरफेस AB जो है ये सेपरेट कर रहा है। ये N1 N2 जो है ये नॉर्मल है, मतलब N1 जो है मीडियम 1 में नॉर्मल है और N2 जो है ये मीडियम 2 में नॉर्मल है। ठीक है ना। मेरे पास कोई इंसिडेंट रे से P मीडियम 1 से होते हुए इस इंटरफेस के O पॉइंट पर इंसिडेंट होता है और यहाँ से जो है रिफ्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the refracting surface, that is interface, at the point of incidence are in the same plane। मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये इंटरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहे हैं उस प्लेन में ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसिडेंट हो रहा है इस प्लेन में और रिफ्रैक्ट होके आ गया इस प्लेन में, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये सारे के सारे क्या होंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है कि ये इंसिडेंट रे जो है, मान लीजिए नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ दूसरे मीडियम में आर बना रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कहता है कि इसके बीच में रिलेशनशिप जो है इस इक्वेशन से दिया सकता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 या n2 अपॉन n1। मतलब कि इंसिडेंट एंगल का साइन रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन का जो रेशियो होगा उसके मीडियम के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब साइन आई ये है आई का साइन और साइन आर मतलब इस एंगल का साइन। तो कहता है कि उल्टा लेना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये हुआ। यहाँ μ2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड मीडियम का M2 का, और μ1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का। तो इस इक्वेशन को आप जो है स्नेल्स लॉस के नाम से भी जानते हैं। द सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो ये दो लॉज हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के, आपको याद रखने हैं। कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane at the point of incidence to the refracting surface। ठीक है। Second law is the ratio of sine of incident angle and refracted angle is equal to the refractive index of second medium upon refractive index of first medium। तो ये हो गया आपका laws of refraction। अब यहाँ से हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे। कहता है कि ये है प्यारे बच्चों आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर मान लीजिए मेरा ये पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लीजिए पहला मीडियम अगर हमारा एयर हो तब क्या होगा। इफ द फर्स्ट मीडियम इज एयर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर म्यू एयर इज इक्वल टू 1.0003। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की बात करें तो उसका वैल्यू लगभग 1.0003 होता है, तो जो कि वैक्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ना इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लेते हैं। ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए। तो हम अब इन जनरल क्या कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज अप्रॉक्स 1। तो यहाँ μ1 क्या है, हमने मीडियम 1 को एयर मान लिया है, तो यहाँ μ1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो स्नेल्स लॉ है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू μ2 अपॉन, अब μ1 की जगह पे क्या रख देंगे, 1। अच्छा, मान लीजिए कि μ2 जो है वो क्या है, म्यू है। क्या है, म्यू है ना। क्योंकि यहाँ अब एक ही म्यू बचा है तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये म्यू है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू
और ये क्या होता है, ये किसी मीडियम का एक कांस्टेंट होता है। कोई भी मीडियम होता है कुछ ना कुछ मटेरियल का बना होता है और उसका कांस्टेंट उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा अलग अलग मीडियम के अलग अलग मटेरियल के अकॉर्डिंग होगा। तो हम इसको, ये होगा क्या, ये तो फिक्स होगा ये कांस्टेंट, तो इसके बदले में कहीं कहीं हम कांस्टेंट लिखते हैं, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है अगर मेरा फर्स्ट मीडियम क्या हो, एयर हो। ये म्यू टू क्या है, म्यू टू जो है म्यू जो है क्या है, म्यू टू है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, करेक्ट। तो अगर मेरा फर्स्ट मीडियम एयर होगा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का स्नेल्स लॉ हो जाएगा आपका, साइन आई अपन साइन आर बराबर कांस्टेंट विच इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, ठीक है। नाउ अगर कह रहा है कि ए रे, क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ ए रे ट्रैवलिंग इन एयर falls on the surface of a transparent glass slab, the ray makes an angle 45 degree with the normal to the surface. Find the angle made by the refracted ray within with the normal within the glass slab if refractive index of materials of slab is equal to। मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि कोई लाइट रे है जो इंसिडेंट हो रहा है एयर से किसी ग्लास स्लैब में, तो कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है 45 डिग्री। तो कहता है कि अगर मटेरियल जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए। तो इसको हम सॉल्व करें। हमारा क्वेश्चन है जिसमें आई दिया है 45 डिग्री और म्यू टू जो है वो √2 है। ये कोई ग्लास स्लैब है, ये एयर है, इसका ये नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 45 डिग्री है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू यानी कांस्टेंट। अच्छा, साइन क्या है, साइन आई हो गया 45 डिग्री और साइन आर जो है एज इट इज रह गया और ये हो गया आपका √2। अच्छा, यहाँ से आप इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए। 145 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2 और ये √2 आ जाएगा नीचे, यहाँ आ गया साइन आर। इसका मतलब प्यारे बच्चों हो गया कि साइन आर बराबर ये √2 नीचे आ जाएगा तो 1/√2 इंटू √2 हो जाएगा 1/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन 1/2 होता है 30 डिग्री का, यानी कि दोनों तरफ साइन हटा लेंगे तो आर क्या आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि व्हाट हैपेंस इफ ए रे फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब कोई रे जो है, अगर मान लीजिए कि ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो कहता है कि क्या होगा अगर आपका इंसिडेंट रे ऑब्लिकली नहीं आके इसी नॉर्मल के लॉन्ग यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये ऐसे इंसिडेंट होगा, तब क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में प्यारे बच्चों आई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 0, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको रिफ्रैक्टेड रे के बारे में बताना है, तो रिफ्रैक्टेड रे के बारे में बताने के लिए आपको रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना पड़ेगा। हम स्नेल्स लॉ जानते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर आई इज इक्वल टू म्यू सम कांस्टेंट। नाउ आप इसको ऐसे लिख लीजिए, आर को यहाँ भेज दीजिए, म्यू को यहाँ भेज दीजिए, साइन आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आई अपॉन म्यू और साइन आर जो है ये क्या है, ये है साइन 0 अपॉन म्यू और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी कि साइन आर क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये 0 हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री। इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो भी आपका नॉर्मल के साथ 0 बना के ही निकल जाएगा।
ये नहीं कि ये सीधे पास कर जाएगा। तो अब आप कहिएगा, क्वेश्चन मन में आएगा कि सर ये बेंड नहीं हुआ तो फिर इसका रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं? बिल्कुल इसका रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन जो है बेंडिंग का बेंडिंग होना ही रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन बेंडिंग जो होता है प्यारे बच्चों वो क्यों होता है, इसके पीछे का कारण आपको मैं बता चुका हूँ कि ये होता है स्पीड ऑफ लाइट के वेरिएशन की वजह से। तो यहाँ जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो डिफरेंट होगा, भले ही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वो ज़ीरो है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करके वो पास कर गया, लेकिन यहाँ स्पीड का क्या होगा, वेरिएशन होगा। तो इसलिए ऑब्वियसली हम कहेंगे कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि फॉर द बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे मस्ट फॉल ऑब्लिकली, मतलब रे को रिफ्रैक्शन के लिए जो रे होगा उसको ऑब्लिकली आना पड़ेगा, तिरछा आना पड़ेगा। अगर वो परपेंडिकुलर आएगा तो रिफ्रैक्शन तो होगा लेकिन वहाँ पर जो है बेंडिंग नहीं होगा। तो बेंडिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रे को इंसिडेंट कराना पड़ेगा ऑब्लिकली। सही है ना। मेरे पास एक नया कंसेप्ट आ रहा है, ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयर मीडिया। ये डेंसर और रेयर मीडिया क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर दो मीडिया है, ये मान लीजिए M1 है और ये मान लीजिए M2 है। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका μ2 है। करेक्ट। तो मेरे पास दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस कि अगर मान लीजिए μ1 इज ग्रेटर देन μ2, मतलब हुआ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M1 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M2, तो M1 को क्या कहेंगे, M1 को कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और सेकेंड केस में क्या है, अगर μ2 जो है वो बड़ा हो जाएगा μ1 से, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M2 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M1, तो M2 को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर। तो M1 को क्या कहेंगे, M1 को कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्या कहेंगे, यहाँ पर M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, तो ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयर मीडियम का जो है रिलेशन उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होता है। प्यारे बच्चों, आप जो पढ़ते हैं डेंसिटी, जनरली अभी तक जो पढ़ते आए हैं वो है उसका मास डेंसिटी, यानी कि उसके मास की वजह से जो उसमें डेंसिटी है वो। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट जो है डेंसर या रेयरर होगा उसका उसके मास से इसका कोई लेना देना नहीं है। रेयरर और डेंसर होना उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंडेंट है, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर होगा। ठीक है, ये रिलेटिव क्वांटिटी है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट मीडिया। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर दो मीडिया हैं M1 और M2 और उसके रिफ्रैक्टिव इंडिसेज जो है क्रमशः μ1 और μ2 है। तो कहता है कि इस केस में हमने क्या किया है, हमने M1 को ऑप्टिकली डेंसर मान लिया है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेकेंड वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। तो जब कोई लाइट इंसिडेंट होगा इस पर ऑब्लिकली तो क्या होगा, ऐसे अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है तब क्या होगा, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो नॉर्मल से दूर चला जाता है ना। ये जाना चाहिए था उसको ऐसे, लेकिन वो जाएगा कैसे, वो जाएगा ऐसे, मतलब वो क्या करेगा, डेविएट करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, when light goes from an optically denser medium that is M1 to an optically rarer medium that is M2, the speed of light changes and it speeds up and hence it bends away from normal।
कहता है कि जब मीडियम का चेंज होना होता है, मतलब हमने डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट को सेंड किया, तो कहता है कि जब मीडियम ये चेंज करता है तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आने में क्या होता है, लाइट का स्पीड बढ़ जाता है, और उसके स्पीड बढ़ने से क्या होता है कि ये जो है नॉर्मल से दूर की तरफ चला जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन इज इफ m2 इज ग्रेटर देन m1, मतलब ये मीडियम जो है ये क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। तो कोई लाइट जो है अगर ऑब्लिकली इस पर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट पर, तो यहाँ से रेयर मीडियम से वो क्या जा रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। किधर बेंड कर जाएगा, नॉर्मल की तरफ, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, when light goes from an optically rarer medium to optically denser medium, मतलब m1 जो है इसको हमने रेयर माना है और m2 को डेंसर माना है। तो कहता है कि अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जो है वो ट्रेवल करेगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, और ऐसे कंडीशन क्या हो जाएगा कि ये बेंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ। किसकी तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो हमने दो केसेस देखे, अगर मान लीजिए डेंसर से रेयर की तरफ अगर लाइट जा रहा है तो वो बेंड होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। नेक्स्ट, और अगर डेंसर से रेयर की तरफ आ रहा है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, सॉरी रेयर से डेंसर की तरफ आ रहा है तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, उसका स्पीड घट जाएगा और वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों मीडियम जो है वो आइडेंटिकल हो, यानी कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, वैसे केस में डेविएशन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग अलग मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडिसेज हैं, आप इसको देख लीजिएगा। एयर का ऑलमोस्ट 1 होता है, वाटर का 1.33 होता है, फ्लिंट ग्लास जो होता है उसका 1.65 और क्राउन ग्लास का 1.52 होता है, सबसे अधिक डायमंड का होता है 2.42। और हमेशा याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से कभी छोटा नहीं होता है, कम से कम वो 1 होगा और अधिक से अधिक वो 1 से जहाँ तक जा सके। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 होगा, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कैन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस बी लेस देन 1, तो आपका आंसर होगा नो। तो आप इसको याद रखिएगा। अगले क्लास में जो है हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखेंगे और फिर उसके आगे के जो कंसेप्ट हैं उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।